Hello everyone, good evening. एग्जाम खत्म. आई एम प्रीटी श्योर यू आर रिलैक्स टू द एक्सटेंट कि भाई एग्जाम खत्म हो गया, हेडेक खत्म हो गया. बट एट द सेम टाइम स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम वेयर देयर वर लॉट ऑफ सरप्राइजेस आई वुड से. तो थोड़ी दिक्कत हुई होगी. आई एम श्योर फ्यू ऑफ यू माइट बी डिसअपॉइंटेड ऑल्सो कि हमने तैयारी इतनी करी थी बट परफॉर्मेंस ऐसा नहीं आया. बट रिमेंबर, बिफोर द फाइनल रिजल्ट आर आउट की आ जाए क्लैट से, तब तक डोंट मेक अप योर माइंड, डोंट एवर डिसाइड थिंग्स एज ऑफ नाउ. अभी कीज का वेट कर लो, एक बार अपने मार्क्स वार्क्स कैलकुलेट कर लो, देन ओनली थिंक अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम और एनी अदर कोर्स ऑफ एक्शन. सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम, एंड एज यू कीप ऑन ज्वाइनिंग लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन. सो कैन आई प्लीज सी द चैट देयर इन द स्क्रीन. ऑलराइट, चलो भाई देखते हैं कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया. I can already see some of you have joined. Please join and let me know everyone. So before I move on, let me quickly ask, according to you, how did you find critical reasoning section? क्योंकि मुझे पता है, मैंने पेपर दिया है, मुझे पता है exactly critical reasoning का सेक्शन कैसा था. But how did you guys find it? मुझे जल्दी से ज़रा चैट में बताना. बहुत इजी था. मैंने तो मतलब 24 के 24 कर दिए, धज्जियाँ उड़ा दी, कोई दिक्कत नहीं थी. मैं तो 5 मिनट में करके सो गया था. मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे थे, डिफिकल्ट था, मुझसे तो हुआ ही नहीं. काफ़ी सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, 10-12 ही कर पाया आउट ऑफ दी 24. सो व्हाट वाज इट, हाउ वाज इट, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन. मैं ज़रा एक बार आपके कमेंट्स देखने के लिए थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ. सो गरिमा सेज हेलो. गरिमा, इजी मॉडरेट, इजी मॉडरेट, इजी मॉडरेट. वैसे इजी मॉडरेट आई थिंक कह सकते हैं, बट आई एम श्योर यू गाइज would have seen the most surprising element of critical reasoning, and that was they actually gave a decision making passage as a critical reasoning passage. Did you guys notice that? वो जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी वाला पैसेज था, वो पैसेज था ही नहीं. इनफैक्ट इट वाज अ सिनेरियो, एंड दिस इज बेसिकली अ डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन टाइप जो एमबीए के एंट्रेंस से पूछा जाता है. उन्होंने यहाँ पे चिपका दिया. आई थिंक क्लैट ईदर बिकेम इनोवेटिव, या क्लैट कंसोर्शियम को लगा होगा क्यों दिमाग लगाए इतना यार, कुछ झटका देते हैं बच्चों को, कुछ नया पूछ लेते हैं, क्योंकि वो तैयारी तो करके आते हैं. बट ये ऐसा सेट रहेगा जहां पे बच्चों को दिमाग लगाना पड़ेगा. सो दे माइट हैव थॉट दैट थोड़ा झटका वहां पे जरूर था. बाकी पैसेजेस में भी कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल क्लोज थे. आई विल डिस्कस देम वन बाय वन वेरी वेरी क्विकली, बट लेट मी नो ऐसा था कि नहीं, क्योंकि मुझे पैसेज देखकर लगा था कि ये डिसीजन मेकिंग का पैसेज है, और डिसीजन मेकिंग एज सच कभी भी क्लैट में पहले पूछा नहीं गया था. यस और नो एवरीवन? अग्री, डिसअग्री, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. एक एक करके क्वेश्चन करेंगे. आई विल शेयर माई थॉट ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो शेयर कितना सही अटेम्प्ट होते थे या कितने सही होने चाहिए वगैरह वगैरह. एंड आई वुड ऑल्सो शेयर क्वेश्चंस वेयर आई थिंक मल्टीपल ऑप्शंस कैन गो राइट, जहां पे अगर एग्जामिनर ऐसे सोचेगा तो आंसर ये आएगा, अगर वैसे सोचेगा तो आंसर वो आएगा. वो वाला पार्ट भी हम जरूर करेंगे, है ना. तो चलो भाई शुरू करते हैं. अब अगर आप ऐप पे हैं तो प्लीज़ रिफ्रेश जरूर करना. कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आपको फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ओके, चलो ऐप वाले रिफ्रेश जरूर करना, क्योंकि आपके मैसेजेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं. सो एवरीवन, मैं पैसेज दिखाता हूँ, आप मुझे आंसर बताना, फिर मैं बताऊंगा कि आंसर मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है होना चाहिए. सो इफ यू लुक एट दी, एक बार मैं इसको मूव करके देखता हूँ. So if I look at the first passage, it was a very very good example of a hard passage. But अगर questions देखो तो इतने ज़्यादा मुश्किल question नहीं थे, but हर passage में एक या दो questions ऐसे थे जहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था. तो जल्दी से everyone, let's start. What is the central theme of the passage? Now remember everyone, यहाँ जो आंसर मार्क्ड हैं प्लीज़ इसको इग्नोर कर सकते हो. हमने किसी का शीट यूज़ किया है, तो अब जिसका भी शीट यूज किया उसने अपने हिसाब से मार्क किया, तो इसको इग्नोर करना. मैं बताऊंगा कि हमारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, है ना, या मैंने जो सॉल्व किया उसके हिसाब से क्या होना चाहिए. तो इसको इग्नोर करना. मैं अपने शीट से फिर रेफर करके आपको आंसर बताऊंगा. सो द फर्स्ट वन इज अबाउट वर्ड्स. मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा. यू नो द आंसर, यू नो द पैसेज ऑलरेडी. पैसेज पता ही इसमें अंदर क्या करना है. क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज. द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन ह्यूमन, द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस. तो ये काफी डुएबल क्वेश्चन था. आंसर बी है एवरीवन. तुम बस आंसर मार्क करते रहना, मैं चेक करता रहूंगा कि आंसर सही मार्क किया है कि नहीं किया है. दूसरा कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज अ वर्ड सिंबलाइज. तो वर्ड जो था इसके अंदर है, पैसेज क्लियरली कहता है कि भाई वर्ड ना तो कोई टेंजिबल चीज है, ना इसे आप देख सकते हो, ना आप इसे पकड़ सकते हो, तो इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट ही है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है. हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब वर्ड्स एबिलिटी टू अफेक्ट इमोशंस. अब यहां पे ध्यान रखना,
अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हो आसानी से तो बड़ी इजीली मिल जाएगा। वर्ड्स कैन ओनली, अब एक्सट्रीम वाले ये हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है, नहीं हो सकता। वर्ड्स हैव नो इम्पैक्ट, अनदर नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये भी आंसर नहीं होगा। वर्ड्स कैन बी डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब इसके अंदर इमोशन है ही नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फटाफट से आंसर मार्क करना एवरीवन, मुझे भी दिखना चाहिए कि तुमने आंसर क्या मार्क किया है ना, बी। चलो अब चलते 88 पे। 88 वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, इसमें दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो आई डोंट नो, क्लैट कंसोर्शियम को कुछ भरोसा नहीं होता है, इधर वे जा सकता है, बट मैं बताता हूं कि मुझे क्या लगता है। क्वेश्चन कहता है, एन एंगेजमेंट विद वर्ड्स इज द मोस्ट कैप्टिवेटिंग। इट्स अ पॉजिटिव वर्ड एवरीवन। एन्चेंटिंग, एन्चेंटिंग का मतलब होता है जादू करने वाला, मैजिकल, पॉजिटिव वर्ड। समटाइम्स डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब डरावना, नेगेटिव, यानी इट्स अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स। आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? ऑप्शन वन कहता है वर्ड्स कैन बी यूज्ड टू मैनिपुलेट, ये तो आउट हो गया। द पावर ऑफ वर्ड्स शुड बी यूज्ड केयरफुली। अगर वर्ड्स आपको मैजिक की तरह से आपको बहला फुसला सकते हैं, मैजिक की तरह आपका ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हैं और आपको डरा भी सकते हैं, तो यस कंक्लूजन हो सकता है कि आपको उसको केयरफुली यूज करना चाहिए। बट इसका आंसर डी भी हो सकता है, बिकॉज वो कहता है वर्ड्स कैन पेंट अ पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड इन ऑल इट्स डिफरेंट कलर्स। सो रिमेंबर एवरीवन, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अगर उसे लगता है कि दिस कंटेन्स अ मैसेज, इट कंटेन्स अ काइंड ऑफ वार्निंग, तो आंसर बी मार्क करेगा, अदरवाइज आंसर डी भी हो सकता है। तो इसमें याद रखना, इसमें बी और डी दोनों क्लोज ऑप्शंस हैं। क्लैट का मुझे कोई भरोसा नहीं होता है, तो इसमें बी या डी तुमने मार्क किया है तो हो सकता है आपका आंसर ईदर वे मूव कर सकता है। अगले क्वेश्चन में कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथेंस द ऑथर्स आइडिया ऑफ वर्ड्स बीइंग लाइक ग्लो वॉर्म्स मोमेंटरली डिस्पेलिंग द सराउंडिंग डार्कनेस। इसमें मुझे लगता है आंसर काफी हद तक क्लियर है। सराउंडिंग डार्कनेस को अगर भगा रहा है कोई चीज, तो वो क्या, उसका मतलब क्या हुआ? हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, नहीं, वो तो अंधेरे को भगा रहा है, तो अंधेरे को भगाना मतलब इल्यूमिनेट कर रहा है, तो इसका आंसर सीधा सीधा बी हो जाएगा। एवरीवन, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है ना, समझ में आ रही बात? विदाउट डिले आगे चलते हैं। नाउ रिमेंबर, इस क्वेश्चन में भी काफी स्टूडेंट्स ने गड़बड़ किया होगा। जो हमें फीडबैक मिला, जो स्टूडेंट्स हमें बता रहे हैं उसके हिसाब से इसमें भी काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत आई थी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, ऑफ द वर्ल्ड विद इन द वर्ड। शब्द के अंदर जो दुनिया घुसी हुई है, शब्द के अंदर जो दुनिया पाई जाती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है ना। ऑप्शन वन कहता है, इट रेफर्स टू द पावर ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट, इंस्पायर, एनर्जी एंड इंस्पिरेशन, एनर्जी एंड फेथ, ये बिल्कुल हो सकता है। signifies the author's love for global community, this is a global ज्ञान kind of statement, बेकार है ये। It represents the mysteries hidden in language, no not really, because word within the word का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ मिस्ट्री है, कोई एक रहस्य छुपा हुआ है। इट्स वेरी क्लियर कि पूरी दुनिया जो है शब्द के अंदर रहती है। तो इट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स मिशन टू एक्सप्लोर, नहीं, तो यहाँ बहुत सीधी सी बात है कि आंसर ए हो जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 89 का रौनक, नो, 89 का ए नहीं हो सकता, बट वेरी क्लियरली उसमें मैंने बता दिया कि क्या डाउट हो सकता है ना। जहां पे डाउटफुल क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्वियसली मैं बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं एवरीवन, है ना। नाउ दिस वन वाज अ स्लाइटली हार्ड पैसेज टू रीड। ये मॉडरेट और हार्ड के बिटवीन आ सकता है। बच्चों को, स्टूडेंट्स को लग सकता है कि थोड़ा हार्ड है, थोड़ा मुश्किल है, काफी लेंदी भी था, एंड क्वेश्चन भी एप्लीकेशन बेस्ड थे इसके अंदर थोड़े से, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेट मी नो कि तुम लोगों ने को कैसा लगा। नाउ क्विकली एवरीवन, 91 का आंसर क्या मार्क किया आपने? लेट मी सी। इसमें 91 वाज अ हार्ड क्वेश्चन। इसके अलावा इसके अंदर एक और क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मुश्किल, जिसके अंदर ऑप्शन थोड़े मुश्किल थे, बट फर्स्ट यू टेल मी 91 में व्हाट डिड यू मार्क? 91 का आंसर क्या मार्क किया एवरीवन? मैं लास्ट में पूछूंगा 24 में से कितने सही तुम्हारे निकले, लेट मी नो, बट अभी नहीं, पहले जरा आंसर बताओ। तो 91 का एवरीवन, लेट मी सी। 91 डी, बी, डी है ना। 91 मैंने क्या मार्क किया, मैं भी देख लूँ। हाँ चलो मैं बताता हूँ आंसर। बी, ज्यादातर डी कह रहे हैं, एक आध ने बी बोला है, ठीक है, ओके। देखो इसमें आंसर निकालना इतना मुश्किल नहीं है, इफ यू अंडरस्टूड द फैक्ट। देखो इसका ऑथर का मैंने हमेशा बताया क्लास में, मेन आइडिया पकड़ना होता है। मेन आइडिया ऑफ द ऑथर इज कि बॉस गवर्नमेंट को ना हेल्प करना चाहिए एआई वगैरह के फील्ड में, एंड गाइडलाइंस वगैरह बनाना चाहिए, फर्स्ट इनिशिएटिव लेना चाहिए, अदरवाइज द गवर्नमेंट विल सफर, अदरवाइज द कंट्री विल सफर। अगर आप ये समझ गए, क्वेश्चन कहता है किससे अग्री करेगा, तो इसी बात से अग्री करेगा कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए,
ताकि एफिशिएंट आउटकम्स निकले, है ना। वो प्राइवेट कंपनीज की बात तो करेगा नहीं। गवर्नमेंट ड्रिवन कंट्रोल इज इनएफिशिएंट भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑथर इज क्लियरली सेइंग गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, तो वो इस बारे में बात नहीं करेगा। द बेस्ट वे टू डील विद एडवांसमेंट ऑफ एआई इज टू लीव इट रेगुलेटिंग मार्केट फोर्सेस, नॉट एट ऑल, बिकॉज फिर तो गवर्नमेंट का रोल जीरो हो जाएगा। पैसेजेस अबाउट गवर्नमेंट्स रोल, यानी आंसर में गवर्नमेंट का रोल होगा। आंसर इज डी। वेल डन एवरीवन, इसमें काफी अच्छा आंसर मार्क किया है सबने। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 92, स्ट्रेंथन करना मेन आर्ग्यूमेंट को। व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट? कि गवर्नमेंट को एआई के फील्ड में इनिशिएटिव लेना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मार्क करें तो आप इसको स्ट्रेंथन कर सकते हो, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। गवर्नमेंट दैट लेड द इनिशिएटिव ऑन रेगुलेटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द एडवांसमेंट्स ऑफ एआई टूल्स बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम देम, एब्सोल्युटली। अगर ये ट्रू है तो गवर्नमेंट को एआई के फील्ड में आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इस पर कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। सो 92 इज वेरी क्लियरली ए। बहुत बढ़िया। बेस्ड ओनली ऑन द ऑथर स्टेटमेंट दैट इंडियन कोर्ट्स, याद रखना कोर्ट्स है, कोर्ट के अंदर कोर्ट्स लिखा है, शुड स्टार्ट इंगेजिंग विद द ब्रॉडर इशू ऑफ नॉन ह्यूमन एजेंसी। क्वेश्चन कहता है अग्री विद, तो आंसर में भी कोर्ट जैसी कोई बात होगी ना। जब कोर्ट लिखा है स्टेटमेंट के अंदर तो ढूंढते हैं कौन सा आंसर होगा। कोर्ट शुड टेक द इनिशिएटिव, यस हो सकता है। कोर्ट शुड वेट फॉर प्रेसिडेंट्स, नहीं। कोर्ट शुड स्टॉप रिलाइंग ऑन प्रेसिडेंट्स, नहीं। प्रेसिडेंट्स आर द बेस्ट पॉसिबल सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग, नो। तो करेक्ट आंसर 93 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यस और नो एवरीवन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स जल्दी से। 93 का आंसर ए मार्क किया कि नहीं किया, जल्दी से एवरीवन, है ना। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर लेके जाता हूं। If the information in the passage above is correct, which of the following must necessarily be true? ये वाले क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत सारे किए थे, है ना। necessarily true का मतलब होता है 1% डाउट नहीं होना चाहिए, 100% सत्य वचन है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो देखते हैं कौन सा आंसर होगा। AI रेगुलेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव अलोन। अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख गया है ना। AI रेगुलेशन, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्राइवेट कंपनी भी कर सकते हैं। AI रेगुलेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्ट्स एंड कांट बी एड्रेस्ड थ्रू स्टैट्यूटरी रूल्स, मतलब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, ऐसा भी नहीं बोला पैसेज ने। एआई रेगुलेशन इज कोलैबोरेटिव एफर्ट इन्वॉल्विंग ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, हो सकता है। एआई रेगुलेशन इज द डोमेन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री, नहीं। तो आंसर हो गया 94 का क्लियरली ऑप्शन सी। एवरीवन यस और नो? गरिमा नो प्रॉब्लम। देखो गलती अगर हुई भी है ना तो इट्स ओके, दैट पार्ट इज ओवर। अब आंसर समझो और अपने मार्क्स को चेक कर लो, बिकॉज अब क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था। गलतियां पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो दिल तो टूटेगा, है ना। तो 15-20 दिल तैयार रखना तोड़ने के लिए। ये क्लियर हो गया एवरीवन। 95 देखें, 95 बेस्ड ऑन द ऑथर्स आर्गुमेंट द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन वीकनिंग। वीकेंड करो भैया किसको, इंडिया पोजीशन एट द फोरफ्रंट ऑफ जनरेटिव एआई। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया को एआई में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इस बात को वीकेंड करना है। तो कौन सा ऑप्शन करेगा? ऑप्शन 1 कहता है इन्वेस्टिंग इन इंडिजिनस एआई चिप्स, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर इंडिया को जनरेटिव एआई में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये तो सपोर्टिंग आर्गुमेंट है, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी कहता है इंट्रोड्यूसिंग जनरेटिव मॉडल्स लाइक वूडाओ, जैसे चाइना ने किया है, ये भी सपोर्ट करेगा, हमें तो वीकेंड करना है। लोकली डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज, ये भी सपोर्ट करेगा, बट हमें तो वीकेंड करना है, यानी बाय एलिमिनेशन भी आंसर बी आ गया। ये मुश्किल सवाल था वैसे, ये मुझे पता है। एवरीवन 95, हाँ देखा, काफी लोग बी और काफी लोग सी में परेशान हो रहे हैं। ये तो पैराग्राफ में लिखा है ना, चाइना का एग्जांपल दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें वीकेंड करना। हमें कह रहा है इंडिया को एआई में नहीं जाना चाहिए, सीधी बात, सीधा सोचो ना, इंडिया को एआई में नहीं जाना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट कहता है नहीं जाना चाहिए? ये कुछ स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ऐसे लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर की बात कर रहा है, कोई रेलेवेंट है ही नहीं। तो आंसर यही वाला होगा, सीधी सी बात है ना। ऑल राइट, आलिया बहुत बढ़िया, अगर बी किया है तो बहुत दमदार परफॉर्मेंस, क्या बात। 96 पे चलो एवरीवन। द ऑथर स्टेट्स दैट मिसिंग दिस बस विल आफ्टर ऑल बी इवन मोर कॉस्टली देन मिसिंग द चिप रिसर्च वन। सोचो इसको ऐसे सोचो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था काफी स्टूडेंट्स के लिए। ये कह रहा है मिसिंग एक्स इज गोइंग टू बी कॉस्टलियर देन मिसिंग वाई। एक्स को मिस करना वाई को मिस करने से ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। क्या मतलब, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
एक्स को मिस करना वाई को मिस करने से ज़्यादा महंगा, यानी एक्स इज महंगा, एक्स को नहीं मिस करना चाहिए, एक्स को मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विच ऑप्शन इज सेइंग दैट? लाइकली अग्री। इंडिया लीड चीप रिसर्च फ्रॉम इट्स फ्रंटियर्स, चीप रिसर्च फ्रॉम इट्स फ्रंटियर्स। इंडिया वॉज राइट टू लीव, राइट टू लीव, वॉज राइट टू लीव? अरे इंडिया वॉज नॉट राइट टू लीव, इंडिया शुड हैव प्रोएक्टिवली प्लेड अ रोल। जब आप कहते हो कि भैया इसको, इसमें अगर हमने गलती कर दी ना तो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, मतलब आपको गलती नहीं करनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ अगर इसमें तुमने गलती नहीं की होती तो तुम वहां एनएलयू में बैठे होते, मतलब तुम्हें गलती नहीं करनी चाहिए थी, है ना। शुड हैव इज द आंसर, देयरफॉर 96 का आंसर सी। बहुत बढ़िया, क्या बात। कौन है ये? रौनक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एवरीवन। देवश्री, आई होप यू गॉट इट। आलिया, समझ आया, है ना। सो हम बात कर रहे थे इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन की, इस पर्टिकुलर पैसेज की। नाउ दिस पैसेज वाज एक्चुअली काइंड ऑफ, एज आई सेड, मैंने पहले ही बोला था कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करता है क्लैट। ये एक अपरकट था, कुछ तो नया था इसके अंदर। दिस काइंड ऑफ अ पैसेज इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग पैसेज। ओके, ये जनरली मैंने बताया था पहले क्लैट में कभी नहीं पूछा गया। दिस इज मोर लाइक MBA काइंड ऑफ स्टफ, बट उन्होंने शायद क्लैट को लगा कि हम पीछे क्यों रहे, हम भी पूछेंगे बच्चों से, और उन्होंने ये वाली बात कर डाली इस बार। नाउ as I said earlier, these kind of passages are highly subjective everyone, okay? ये बात समझ लो, तुम्हारे दिल को थोड़ी तकलीफ कम होगी अगर आंसर्स गलत हो गए तो। सब्जेक्टिव का मतलब होता है that these passages are based on the individual thinking process of the person who is making the question, okay? अब उसे अगर लगता है आंसर ए है तो आंसर ए ही निकलता है। इसमें थोड़ा सा हमारे लिए करेक्ट आंसर बताना मुश्किल होता है, बिकॉज इसमें रीजनिंग से ज्यादा पर्सनल इंडिविजुअल थिंकिंग प्रोसेस आ जाता है। तो इस पर अगर आंसर गलत होते ज्यादा टेंशन मत लेना, मैं बता देता हूँ आंसर क्या क्या होंगे, बट अगर आंसर गलत होते हैं तो ज्यादा मत रोना, थोड़ा बहुत रोना इज ओके, अलाउड, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। तो पैसेज तुमने लोगों ने पढ़ रखा है, मैं बता देता हूँ करेक्ट आंसर क्या होगा एक एक करके। तो क्वेश्चन देखो 97 कहता है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल रूट कॉज। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, रूट कॉज कहता है ये। रूट कॉज मतलब मूलभूत कारण बताओ। रूट कॉज, ओके। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं एवरीवन, तुम आंसर बताओ तब तक, मैं जरा बताता हूं करेक्ट आंसर कैसे सोचना है। रूट कॉज फॉर व्हाट? प्रोडक्शन एफिशिएंसी। मशीन उन्होंने नहीं लगाई थी, बट मशीन कंप्यूटर्स ने भी लगाया था। मशीन कंप्यूटर ने भी लगाया है। यहां पे देखो क्या लिखा है, द कंपनीज कंप्यूटर्स हैव अडॉप्टेड सिमिलर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज एंड उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो इस कंपनी की प्रोडक्टिविटी क्यों कम हो गई भाई? है, कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, सेम मशीन बाकियों ने लगाया, उनकी तो नहीं गिरी, यानी ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता, है ना। अब एब्सेंटीज्म कब होता है? लोग छुट्टी कब मारते हैं, ऑफिस कब नहीं आते? जब उनका मन नहीं करता काम करने का, यानी ये रीजन नहीं है, ये तो एक इफेक्ट है, बट कॉज कौन सा है? ब्रेकडाउन कब होता है मशीन के अंदर? जब उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, सर्विस अच्छी नहीं होती, या मशीन ही खराब होता है। ये भी रूट कॉज नहीं हो सकता, तो आंसर क्लियरली बी होगा। भाई मन ही नहीं कर रहा काम करने का, मन कर रहा चाय पकौड़े खाए घर पे सोए रहे हैं, तो आंसर बी होगा। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। आलिया तुमने करा ही नहीं इसको, ये तो करने लायक था। डी इज द करेक्ट आंसर। अनन्या, देविश्री, आई होप यू गाइस गॉट इट राइट। हाँ, ऑल राइट। चलो भाई अगला सवाल। व्हाट मेक्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्शन सिस्टम पोटेंशियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द डिक्लाइन इन एफिशिएंसी। ये कह रहा है कि भैया इनमें से what makes the introduction of new production system a potential contributing factor to the decline in efficiency। नया प्रोडक्शन सिस्टम लेके आए और एफिशिएंसी कम हो गई, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम हाईली ऑटोमेटेड था। अगर हाईली ऑटोमेटेड था, अगर ठीक से चल रहा होता तो प्रोडक्शन में कमी नहीं आती। ट्रेंड लोगों की जरूरत पड़ती है इसमें, अगर आपके पास ट्रेंड लोग हैं तो भी प्रोडक्शन में कमी नहीं आती। बट अगर मशीन बार बार खराब हो जाए, आपके पास नासा के साइंटिस्ट हैं, आपके पास इसरो के साइंटिस्ट हैं, बट आपका सैटेलाइट ही नहीं चलता, वो बना हुआ है किसी बेकार से कंपनी के अंदर, तो फिर आपके पास नासा के हों या इसरो के, आपका सैटेलाइट चलेगा ही नहीं। यानी मोस्ट पॉसिबल आंसर, मोस्ट लाइकली आंसर इज ऑप्शन सी इन 98। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, बहुत बढ़िया। अगला, व्हाट इज क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन कंपनी सिचुएशन एंड दैट ऑफ इट्स कंप्यूटर। ये तो बड़ा आसान है, इसका आंसर क्लियरली लिखा हुआ है। कंपनी के कंप्यूटर सेम मशीन लेके आते हैं, वो मशीन चल पड़ती है, बढ़िया प्रोडक्शन हो रहा है, पैसे कमा रहे हैं। इनका नहीं चल रहा है, इनके लिए ये मशीन जो है किसी काम की नहीं है। दैट्स अ डिफरेंस।
बोथ द कंपनी एंड कंप्यूटर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोडक्शन सिस्टम, डिफरेंस पूछ रहा है। कंप्यूटर्स हैव एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज कस्टमर कंप्लेंट्स, नो, उनका तो बढ़िया चल रहा है। कंपनीज वर्कफोर्स लैक्स मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल सही बात है। द कंपनीज मशीनरी इज प्रोन टू ब्रेक डाउन, नो, उनके यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा। यानी डिफरेंस क्या है, कंप्यूटर मशीन लेके आता है वहां बढ़िया चल रहा है, हमारे यहाँ पे नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इंप्लॉय सो रहे हैं, है ना, उनको काम ही नहीं करना, चाय पकौड़े खा रहे हैं और सो रहे हैं, तो इस वजह से नहीं चल रहा। यानी कि कंपनी के वर्कफोर्स जो है वो मोटिवेटेड है ही नहीं। दैट इज द करेक्ट आंसर एवरीवन इन क्वेश्चन 99। अगला सवाल क्या कहता है, हाउ माइट द इंक्रीज्ड एब्सेंटिज्म अफेक्ट प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अब देखना, इसमें मैं आंसर बता रहा हूं बट इसमें आंसर लेफ्ट राइट सेंटर जा सकता है। सोचते कैसे हैं, देखो, प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे असर बताना है हमें इंक्रीज्ड एब्सेंटिज्म का, है ना। अरे मेरी उंगलियां भी लिख सकती है इस पर, क्या बात है। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एम्प्लॉय काम करने नहीं आ रहा, तो बताओ प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा। एम्प्लॉय काम नहीं करने आ रहा तो भाई मशीन कौन चलाएगा, फैक्ट्री कौन चलाएगा, और प्रोडक्शन क्या ही होगा। तो प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा, प्रोडक्शन नीचे गिर जाएगा। और क्या होगा, लोग काम करने नहीं आएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन नीचे गिर जाएगा। तो आंसर देखते हैं, इंक्रीज क्वालिटी इश्यूज। प्रोडक्शन पे पूछा है एफिशिएंसी, है ना, क्वालिटी पर असर पड़ भी सकता है और नहीं पड़ सकता। लोग नहीं आ रहे बट जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्वालिटी पर असर पड़ भी सकता है और नहीं पड़ सकता। प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा वो ढूंढना है। लॉन्गर मशीनरी ब्रेकडाउन, ये कहां से आ गया, है ना। हो सकता है कि अगर कुछ लोग नहीं आ रहे और वो मशीन को ठीक करने वाले इंजीनियर्स हैं तो शायद टाइम ज्यादा लग सकता है, बट नॉट ग्रेट। हाँ, अगर लोग नहीं आ रहे तो प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा, भाई प्रोडक्शन में टाइम लगेगा और क्या होगा, कॉमन सेंस है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर सी। डी तो बकवास है, कहता है कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो करेक्ट आंसर इज सी एवरीवन, यस, बिल्कुल डिले होगा, निम्न लिखा है एब्सोल्युटली। और क्या होगा, लोग नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे देश के लिए, तो देश का प्रोडक्शन नीचे ही जाएगा। व्हाट कुड बी अ पॉसिबल सोल्यूशन। अब एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है, एम्प्लॉय अगर हम काम ही नहीं करेंगे, हमें सोना है, ठंड बहुत है, गर्मी बहुत है, बारिश बहुत हो रही है, डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन एफिशिएंसी हो रहा है, क्या सोल्यूशन है। तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको चाय पकौड़े खिलाओ, उनको ट्रेनिंग दो, मोटिवेट करो, बोलो कुछ करना होगा देश के लिए, आगे बढ़ के कुछ करो, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं, मोर स्पेशलाइज्ड ऑपरेटर्स। हमें डिक्लाइन इन प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेटेड ही नहीं है। इंप्लीमेंट मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, हाँ बिल्कुल। अपग्रेड द मशीनरी, नहीं। परचेज न्यू मशीनरी, अरे जो चल रहा है वो जो हमने खरीदा वो तो चला नहीं रहे, नया और ले लो, तो ज्यादा ही पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। यानी कि इसमें जो पॉसिबल आंसर है वो आंसर होगा बी। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, व्हाट इज पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज्ड कस्टमर कंप्लेंट अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी। एकदम कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन एवरीवन। आप फैक्ट्री में बनाते हो लेट्स से प्रेशर कुकर, लोग लेके जा रहे हैं, उनके घर की छतें उड़ जा रही है, दीवारें उड़ जा रही है, लोग भी उड़ जा रहे हैं, चंद्रमा में पहुंच जा रहे हैं, क्या होगा आपकी कंपनी के साथ, वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा बुरा, लोग आपके यहाँ पे आएंगे नहीं, आएंगे तो आपके सर पे प्रेशर कुकर मार देंगे। तो आंसर क्या होगा कि लीड टू लॉस ऑफ कस्टमर एंड रेपुटेशनल डैमेज। और क्या होगा, यही तो आंसर है, बहुत ही आसान है, इसमें क्या कुछ भी तो नहीं करना है, इस फेयरली इजी क्वेश्चन है ना। तो 102 का आंसर इज ऑप्शन सी एवरीवन, करेक्ट। आगे चलते हैं, नाउ दिस वन वाज फेयरली डुएबल क्वेश्चन। ये काफी अच्छा पैसेज था, मतलब दिल को छूने वाला पैसेज था, है ना, मतलब काफी रिलेटेबल पैसेज था, बढ़िया पैसेज था ये। ऑलराइट, चलो देखते हैं क्या क्या था भाई क्वेश्चन। एज पर द ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। नाउ इफ यू हैव डन माय क्लासेस, मैं हमेशा नॉट और एक्सेप्शन वाले क्वेश्चंस करवाता हूँ और हमेशा बोलता हूँ क्लैट में सबसे कम नॉट और एक्सेप्ट ही दिखाई देता है ना, याद है ना, करवाए हुए। एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू नॉट लाइकली लीडिंग टू सुइसाइड अमंग द स्टूडेंट्स। इसमें से कौन सा सुइसाइड का कारण नहीं है। बहुत दर्दनाक बात है, यह काफी दर्दनाक पॉइंट है, बट स्टिल। तो बच्चे सुसाइड क्यों करते हैं, पैसेज में लिखा हुआ है, आपको पता ही होगा कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाते हैं, थिंग्स लाइक दैट। ऑप्शन शुरू करते हैं ऑप्शन डी से, ओके चलो। ऑप्शन डी कहता है लिविंग इन अ सराउंडिंग विद डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर। ये पैसेज में गिवन था, तो ये आंसर नहीं होगा। क्रिएशन ऑफ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, यस ये भी गिवन था।
कि अनरियलिस्टिक एग्जाम ज़्यादा मुश्किल होता है और मॉक ज़्यादा मुश्किल होते हैं, एग्जाम कम होता है, तो इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो ये भी मेंशन था। बर्डनिंग ऑफ एम्बिशंस, यस, ये फर्स्ट 2 लाइन्स में ही मेंशन था कि पेरेंट्स खुद अगर एस्ट्रोनॉट ना बन पाए तो सोचते हैं बच्चे बन जाएंगे, मार्स जाएंगे, हमारा बच्चा नाम रोशन करेगा, तो ये भी मेंशन था। यानी इनकरेक्ट मार्केटिंग इज, though remember in real life it might be true or might not be true, but as per the passage ये वाला कहीं पे भी mentioned नहीं था, and therefore it is the correct answer। अरे not है ये, I hope you guys saw that, है ना? ओहो, चलो आगे चलते हैं। Next, which of the following is not true? Again not true regarding the education system as per the opinion of the author, not true, है ना? Now if you read the passage में बहुत clearly लिखा है कि not true, not, हाँ ये ध्यान रखना, पैसेज में लिखा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो मेरिट को गलत तरीके से प्रेजेंट करता है। हमें लगता है मेरिट का मतलब है जो बच्चा होशियार है पढ़ाई में। अब वो होशियार क्यों है? मे बी उसका बैकग्राउंड अच्छा है, मे बी ही कम्स फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, मे बी वो बहुत अच्छे स्कूल में जाता है। हम ये सब नहीं देखते, हम बोलते हैं बच्चे में बस मेरिट होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट, वो कहाँ से बिलोंग करता है, पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं कि नहीं, गरीब हैं, अमीर हैं, कुछ नहीं देखते। ऐसी बातें पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है ना। चलो तो शुरू करते हैं। इट्स प्राइमरली बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट ट्रू, है ना? Merit of the students is not the determining factor. Examination plays a pivotal role in the education system, and individuals' merit cannot be identified without examination. Now, if you go back to the passage, तो अगर आप पैसेज में जाते हो तो 104 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। Merit of the student is not the determining factor. Not true ढूंढना था हमें एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्यों है आंसर? वेरी सिंपल, इसका उल्टा सोचो। मेरिट ऑफ द स्टूडेंट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्या हमारे एजुकेशन में ये बात होती है कि मेरिट डिटरमाइन करता है? नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। इनफैक्ट द पैसेज सेज दैट कि बेसिकली एग्जामिनेशन सिस्टम बेस्ड सिस्टम है। यहाँ हम बस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल एग्जाम वगैरह वगैरह। एंड देयरफॉर इफ यू लुक एट द नॉट पार्ट, और हमें नॉट निकालना, याद रखना, नॉट ट्रू, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द 105, स्ट्रेंथन करना है। Which of the following strengthens the argument regarding the idea of merit as per the above mentioned passage? अब इसमें याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जहां पे दो ऑप्शंस बहुत क्लोज है। क्लोज एज इन अगर आप समझ नहीं पाओगे तो आंसर ईदर वे जा सकता है। ओके, सीआर में बुरा स्कोर, इट्स ओके, है ना? एग्जाम देखो खत्म हो चुका है, चिल मार के सोना है रात में, है ना? लीगल बाकी है, लीगल करने के बाद आपको सोना है। एक बार स्कोर देख लेना अपना, क्लैट कंसोर्शियम का फिर आपके पास स्कोर शीट आ जाएगा, आप स्कोर मैच कर लेना। बट याद रखना एवरीवन, दिस एग्जाम इज ओवर। ओके, तो इस एग्जाम को लेकर टेंशन बंद। इफ यू राइटिंग एलेट, उसके लिए दिमाग लगाना शुरू करना है अभी से। आज चिल मारना है, कल से अपन फिर रिवाइज कर सकते, तैयारी कर सकते हैं, है ना? तो याद रखना एवरीबॉडी, इसमें स्ट्रेंथन करना है। क्या स्ट्रेंथन करना है? आइडिया ऑफ मेरिट जैसा पैसेज में बताया गया है उसे हमें स्ट्रेंथन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ इफ यू लुक एट इट, तो पैसेज कहता है कि हमारे इंडिया में जो मेरिट सिस्टम है वो किसी भी और चीज के ऊपर फोकस नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, इट डजंट सी कि बच्चा फुटबॉल में कैसा है, गाना अच्छा गाता है क्या, डांस अच्छा करता है क्या, एक्स्ट्रा करिकुलर बढ़िया है क्या, स्पेस में जा सकता है क्या, स्विमिंग करना आता है क्या। ये बस पढ़ाई में फोकस करता है। ये बस ये देखता है कि तुम्हें पढ़ाई आती है कि नहीं, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हो कि नहीं, वगैरह वगैरह। इसी बात को सपोर्ट करना है। अब सोचो कौन सा ऑप्शन करेगा। ऑप्शन सी देखो, ये कहता है ट्रू मेरिट इज नॉट मल्टीफेसेटेड एंड डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड परफॉर्मेंस इन सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इंडिया में मेरिट का मतलब है एग्जाम में क्या कर सकते हो, उसके बियॉन्ड जाता ही नहीं है। आई थिंक ये कॉमन सेंसिकल आंसर है, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर सोचना नहीं पड़ेगा। यस और नो एवरीवन, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ऑलराइट, सिली मिस्टेक करने के लिए पार्टी करेंगे, कौन कह रही है? आलिया, अच्छा बहुत बढ़िया आलिया, मतलब हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स, तुम्हें पार्टी करवाएंगे सिली मिस्टेक करने के लिए, बहुत बढ़िया, है ना? वैसे करना चाहिए क्योंकि तो एग्जाम तो खत्म हो ही गया। अब सिली मिस्टेक और नो सिली मिस्टेक, दिस पार्ट इज ओवर, है ना? ये इस साल का क्लैट खत्म हो चुका है, तो इसको लेके ज्यादा टेंशन अब नहीं ले सकते। अब जो होना था वो हो गया।
अब आगे का सोचो। अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इनइक्वालिटीज मेंशन्ड बाय द ऑथर। इनइक्वालिटीज के बारे में जो ऑथर ने बोला है उसमें से कौन सा उसके हिसाब से सही है। तो इसमें बहुत आसान है, बाकी ऑप्शन देखोगे तो बहुत ही इजी टू एलिमिनेट है। नो डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पैसेज कहता है बिल्कुल डिफरेंस है। एजुकेशन सिस्टम अकोमोडेट्स द इनइक्वालिटीज, बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी गरीब तबके से हो और दूसरा बच्चा अमीर तबके से है तो उनके प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस होगा, उनके स्कूल्स में डिफरेंस होंगे, उनके एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंस होगा, उनके अपब्रिंगिंग में डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस तो होगा ही होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लीड टू सोशल इक्वालिटी, ना बिल्कुल ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाता है ना, अच्छे फैमिलीज के बच्चों को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, जो गरीब हैं या सेक्शन वीकर सेक्शन से उनको कम चांसेस मिलते हैं। देयर आर एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज विच आर इनलार्ज बाय द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बिल्कुल जो सोसाइटी में इनइक्वालिटीज है वही एग्जाम में भी दिखता है, इनफैक्ट बड़ा हो जाता है। तो आप बहुत अच्छे घर से हैं तो आप काफ़ी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं, गरीब है तो आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, है कि नहीं? तुम लोगों ने डी मार्क किया ना, एब्सोल्युटली। आलिया क्या बात, अब तुम पार्टी करो। अनन्या आई थिंक हमने सी बोला था, हाँ सी। चलो आलिया खुश हो गई। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द यूज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। ये अगर लास्ट लाइन देखोगे ना, लास्ट 2 लाइन्स अगर पैराग्राफ का देखोगे तो आंसर लिखा है, कहता है कि भाई ऑनलाइन जो है ना वो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी लेके आता है। बात तो सही है कि नहीं? घर बैठे प्रिपरेशन चल रही तुम्हारी, हम लोग लाइव एग्जाम्पल है ना, तो लाइक कर देना इसी बात पे। तो ऑनलाइन एजुकेशन सबके लिए इक्वालिटी लेके आता है। आप चाहे हिमालय के पहाड़ पे बैठे रहें या आप समंदर की गहराई में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडमान निकोबार से भी आप हमारा सेशन देख सकते हैं। हम इक्वालिटी लेके आते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हर जगह पे। क्या जबरदस्त बात है, मतलब मजा ही आ गया। तो ये बड़ा कैसे हो गया सडनली, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो देखते हैं आंसर कौन सा होगा, है ना? तो बचे हुए ऑप्शन देखते हैं। इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली। It encourages the students to prepare for exam. Encourages students नहीं, it should be the only means. Extreme statement. It cannot be accessed by majority. क्या बात करो, सब ऑनलाइन तो किसी भी पहाड़ वादी कहीं से भी आप अटेंड कर सकते हो। यानी आंसर ये है, there is no doubt about it, यही है करेक्ट आंसर। तुम लोगों ने क्या मार्क किया भाई? आलिया मतलब तुम्हारी पार्टी कैंसिल आज। रौनक बिल्कुल सही बात। तो करेक्ट आंसर हो गया ए। ऑल राइट। इनकरेजेस, रिमेंबर इनकरेजेस का मतलब ये नहीं कि प्यार से बोलता है बच्चों को एग्जाम दो, ऐसा नहीं। इनकरेजेस कैन ऑल्सो मीन कि वो इन अ नेगेटिव वे इंड्यूस कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है लोगों को कोई काम करने के लिए, तो जरूरी नहीं है। देयरफॉर बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, इनफैक्ट ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैलेंज फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसमें से क्वालिटी एजुकेशन के लिए कौन सा चैलेंज नहीं होगा, है ना? तो करेक्ट आंसर क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, इट कैन बी अ चैलेंज। सोशल मीडिया में देख के फिर लोग टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं, पढ़ाई करते नहीं, फिर मार्क्स नहीं आते, तो इट इज अ चैलेंज। मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन बी अ चैलेंज, है ना? पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनता है, फिर वो बच्चों को मारते पीटते रहते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते ठीक से, या उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन बी अ बिग चैलेंज। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव एटमोस्फेयर अमंग द पीयर्स, बिल्कुल तुम्हारे सारे फ्रेंड्स अगर पार्टी कर रहे हैं सारे दिन और रात, तो तुम कहाँ से पढ़ाई करोगे, है ना? तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, क्या ये चैलेंज है? बिल्कुल नहीं, हम तो हर जगह मौजूद हैं, हम बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है, हम हर जगह पाए जाते हैं। यानी करेक्ट आंसर है सी। आलिया क्या करो तुम? आलिया तुमने क्या एक क्वेश्चन में ए मार्क किया, दूसरे में बी, तीसरे में सी, चौथे में डी किया, ये क्यों हुआ है? तुम्हारे आंसर ऐसे ही लग रहे हैं। निम्नलिखित बिल्कुल सही करेक्ट आंसर सी मार्क किया ना, फिर तो करेक्ट आंसर है ना एवरीवन। सो बिफोर आई पास इट ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, पहले बताओ तुम्हारे टोटल अटेम्प्ट्स और कितने करेक्ट हुए, जल्दी जल्दी काउंट करके। मैं वेट कर रहा हूं एवरीबडी। चलो रौनक तुम क्यों रो रहे हो भाई? अच्छा तुमने डी लगा दिया। नॉट नहीं देखते क्या रौनक? तुमने 3-4 क्वेश्चन में नॉट नहीं देखा है अभी तक, मैंने नोटिस किया। जल्दी बताओ एवरीबडी। पहले तुम बताओगे अपने अटेम्प्ट्स और करेक्ट, सो यू कैन राइट 22/24, 18/24, वट एवर इट इज। फिर हम गुड अटेम्प्ट्स को देखेंगे या कितना आना चाहिए एवरेज, उसके बारे में बात करेंगे। चलो 11 आलिया करेक्ट बता रहे हो ना? 12 ये सब नेगेटिव पॉजिटिव लगा के बोल रहे हो ऐसे ही? लेट मी नो। 20 करेक्ट पन्या प्रसाद, वेरी गुड। 20 इज अ फैबुलस स्कोर इन CR दिस ईयर फॉर श्योर, है ना? बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत बढ़िया। अगर 20 करेक्ट किया है पान्या एंड आई एम अज्यूमिंग 4 रॉन्ग है, तो 19 मार्क्स आ जाएंगे। 22 शक्ति विद नेगेटिव,
तो विद नेगेटिव तो फिर you got 22 correct out of 24. I don't know what you mean by that. Attempted 24. Okay. 14 by 23. देवेश्री थोड़ा सा कम हो गया है ना, उम्मीद से थोड़ा कम. Derek, I think on the slightly on the lower side. Vandana 21 is a fabulous score, everyone. Nimalika 18 is great. All right. 17 5 wrong Alia. Okay. चलो, तो मेरे हिसाब से बताता हूँ, एवरीबडी प्लीज रिमेंबर दिस इज ऑल बेस्ड ऑन व्हाट वी एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थिंक, बट प्लीज रिमेंबर ये बेस्ड ऑन फीडबैक होता है एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस टुडे एट द सेंटर, है ना. तो आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ कि हम क्या सोचते हैं कि एक अच्छा अटेम्प्ट क्या रहेगा इस सेक्शन के अंदर. ये इज इट विजिबल? ओके, चलो छोटा कर देते हैं. I think this is visible now, है ना. ओके, स्क्रीन पे दिख रहा है. हाँ, चलो एवरीबडी. सो दिस यू ऑलरेडी नो, सो आई एम नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस. ये आपको पता ही है ना, तो इस पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है. बट याद रखना एवरीबडी, क्रिटिकल रीजनिंग में आई रोट द पेपर एंड वी एज अ टीम डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड दैट इजी टू मॉडरेट जो एलओडी है ना, वो सीआर में इट इज मोर लाइक अ मॉडरेट पेपर. पूरे पेपर को इजी कह पाना इज नॉट प्रैक्टिकल. ओके, पूरा का पूरा सेक्शन जो है सीआर का उसे हम इजी नहीं कह सकते. इट्स मोर लाइक अ मॉडरेट पेपर. ओके, दैट्स वन. नाउ 24 क्वेश्चंस थे इसमें, तो 25 अटेम्प्ट कर दोगे तो फिर तो तुम भगवान वाली फीलिंग आ जाएगी तुम्हारे अंदर, है ना. तो उसे छोड़ देते हैं. नाउ गुड अटेम्प्ट, अच्छा ये पिछले साल का है, इसको कैसे मिटाऊं? इससे मिटा देता हूं. तो याद रखना एवरीबडी, इज दिस क्लियरली विजिबल? एवरीबडी दिख रहा है? ओके. नाउ लास्ट ईयर के मुकाबले अगर आप देखोगे तो इस साल का पेपर क्लियरली मॉडरेट है, राइट. तो सीआर याद रखना एवरीवन, सीआर को आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते. ये सेक्शन बिल्कुल मॉडरेट सेक्शन है, राइट. लास्ट ईयर से ऑफ कोर्स इट हैज चेंज, इजी मॉडरेट की जगह पे अभी मॉडरेट आ गया. तो याद रखना, मैं गुड अटेम्प्ट्स जब बोलता हूं, टेक्निकली यू कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, राइट. तूने 24 क्वेश्चंस कर दिए, जय माता दी है, जय माता दी भी, वो नहीं करना है. गुड अटेम्प्ट्स का मतलब है आपने 25 मिनट दिया अप्रोक्सीमेटली और आपने अटेम्प्ट्स किया. इफ यू हैव डन दैट देन प्रोबेबली यू मस्ट हैव बीन एबल टू डू ऑल 24 क्वेश्चंस. 24 अटेम्प्ट्स करना क्वाइट पॉसिबल था 25 मिनट्स के अंदर. आई सॉ दैट एट द सेंटर, मैंने करके भी देखा और ये काफी हद तक पॉसिबल था बड़े आराम से. बट इसमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम थी. तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो सोच के अटेम्प्ट्स करता है, तो आप रेकलेसली नहीं करोगे. इसमें देयर वर एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस वेयर यू शुड नॉट हैव अटेम्प्टेड. यू शुड हैव सेड ओके, इसमें 2 ऑप्शन बहुत क्लोज लग रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूँ, स्पेशली इन द डिसीजन मेकिंग, वो फैक्ट्री वाले पैसेज के अंदर. तो मैं गुड अटेम्प्ट्स को यहाँ पे कम कर दूंगा. व्हेन आई से अटेम्प्ट, आई डोंट मीन द रेकलेस अटेम्प्ट, कुछ भी उठा के बस आप मार्क करते जा रहे हो, वो नहीं करना है. गुड अटेम्प्ट्स हियर बेसिकली मीन्स so here the good attempt would typically mean that I'm talking about approximately 20 questions you would do, because यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है 3-4 क्वेश्चन के अंदर. and out of these approximately 90% questions, 85 to 90% questions आपके सही निकलेंगे. यानी अगर आपके 18 क्वेश्चन यहाँ पे सही जा रहे हैं, यानी with negative marking, if you are getting somewhere around 17 to 18, you have done a good job. प्लीज रिमेंबर एवरीबडी, डोंट गो बाय रूमर्स. ओके, आपके फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं जो बोलेंगे हमने 24 कर दिए, 22 सही आ गए हमारे. वेट, अभी क्लैट कंसोर्शियम का भी आंसर्स अभी निकलेंगे, वो निकल के आएंगे, वो आप मैच करेंगे. बट इफ यू हैव डन 17 to 18 क्वेश्चंस इन सीआर करेक्टली, यू हैव डन अ फैबुलस जॉब. यू कैन पार्टी एंड स्लीप. बट बिफोर दैट ऑफ कोर्स लीगल का भी चेक करना जरूरी है. लीगल अगेन कैन थ्रो अ फ्यू सरप्राइजेस, तो वो अभी मैम और सर आएंगे एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट. But before I let you go, I hope so far you have enjoyed the session and you have pressed the like button. And before I let you go, remember, जो हमारे answers हैं, they are based on logic, of course, but CLAT consortium keys will be out and they might give you a little surprise here and there. Thank you so much, everyone. I'll pass it on to the next faculty member.